जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स से बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, उन्हीं टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी की जो है अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो है खास पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिटेल से इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक न्यूज़ को और उससे क्या बनने वाले हैं प्रश्न, उनको अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर दिया है 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यही इसी टाइप में क्वेश्चन बना करके पूछ दिया जाएगा। वैसे तो मैं क्वेश्चन के रूप में भी इसको फ्रेम कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि जो है आप इस न्यूज के टाइप में इसे पढ़ें और क्वेश्चन आप अपने आप से ही तैयार करें। तो क्वेश्चन इसका क्या बन जाएगा कि 2022 की सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएंगी बारबरा मैटकाफ। क्या हो जाएंगी? बारबरा मैटकाफ जी जो हैं उनको जो है सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बोला जा रहा है कि अमेरिकी इतिहासकार और दक्षिण एशियाई इतिहास और इस्लाम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित विद्वान बारबरा मेटकाफ जो हैं, ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रशंसित विद्वान हैं। इनको 17 अक्टूबर 2022 को क्या किया गया है, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार जो है प्राप्त किया गया है या प्रदान किया गया है। उन्होंने क्या किया, भारत और पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी के इतिहास पर विस्तार से लिखा है। इसी के लिए इनको सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? बारबरा मैटकाफ जी को किया गया है। ये क्या है? अमेरिकी इतिहासकार हैं। ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको इतना याद रखना है कि 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बारबरा मैटकाफ को। किसके लिए किया गया है? तो भारत और पाकिस्तान में जो मुस्लिम आबादी है इनके इतिहास पर इन्होंने लिखा हुआ है, इसलिए जो है इन्हें ये सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। अब आप लोगों ने एक नाम और सुना होगा, एक ये वार्षिक पुरस्कार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती पर क्या की जाती है, प्रदान किया जाता है। तो अब आपको ये भी याद रखना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो आपको बताना है सर सैयद अहमद खान जी हो जाएंगे और इन्हीं की जयंती पर क्या किया जाता है, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने इसमें डिस्कस किया कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप सिंधु जल संधि के तहत विश्व बैंक ने की नियुक्तियां किसके तहत की है? सिंधु जल संधि के कह रहा है कि तहत विश्व बैंक ने क्या किया है, नियुक्तियां कर दी हैं। विश्व बैंक ने मिशेल लिनो को एक तटस्थ विशेषज्ञ, सीन फर्मी को किशनगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के संबंध में मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इतना नाम पॉसिबल नहीं है कि जो है मतलब किसको किसको नियुक्त किया गया है, लेकिन इससे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप समझ लीजिए कि मतलब सिंधु जल संधि के तहत ही क्या किया है, वर्ल्ड बैंक ने अभी कुछ नियुक्तियां की हैं। विश्व बैंक ने ये नियुक्तियां सिंधु जल संधि के तहत अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप की है। ये जो है विश्व बैंक की जिम्मेदारी थी कि वो सिंधु जल संधि जो हुई थी उसमें ये नियुक्तियां करी जाए। 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मदद से जो है सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ था, ये जो है सिंधु जल संधि जब हुई थी, समझौता हुई थी, तो ये किसकी मदद से हुई थी, तो आपको बताना है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानते होंगे, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। अब उसके बाद सिंधु जल संधि
क्या है, हम लोगों को पता है 1960 में ये समझौता होता है। और सिंधु नदी बेसिन में प्रमुख 6 नदियां शामिल हैं। कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनके अगर मैं ऋग्वेदिक नाम पूछता हूँ तो सिंधु का क्या रहेगा? सिंध ही रहेगा। झेलम का वितिस्ता हो जाएगा, चेनाब का अस्कनी हो जाएगा, रावी का परुषणी हो जाएगा, ब्यास का विपाशा हो जाएगा, सतलुज का सतुद्री हो जाएगा। तो इनके जो है आपको वैदिक नाम भी याद रखना है। तो इस सिंधु नदी बेसिन में कितनी नदियां शामिल हो जाती हैं? 6 नदियां शामिल हो जाती हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां सिंधु घाटी के उत्तरी भाग से निकलती हैं और कराची के दक्षिण में क्या हो जाती हैं? विलय हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंधु घाटी के उत्तरी भाग से ये सारी की सारी नदियां निकलती हैं और कराची के दक्षिण में विलय हो जाती है। 3 नदियां रावी, सतलुज और ब्यास, इनको पूर्वी नदियां, इनका पानी विशेष रूप से भारत क्या करेगा? यूज करेगा। जबकि जो भी पश्चिमी नदियां हैं यानी सिंधु, झेलम और चेनाब, इन नदियों का जो पानी है वो पाकिस्तान जो है यूज करेगा। और ये इस संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1960 में हुए थे। यानी आपसे पूछा जाएगा सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो आपको बताना है 1960 में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये सब ISSF जो है ये सब हो रहे हैं, खेल जो है आयोजित किए जा रहे हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। यानी भारतीय निशानेबाज समीर ने ISS विश्व कप विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। किसने जीता है? समीर ने। कौन से जो है खेल में? ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में जो है इन्होंने रजत पदक जीता है। फिर बुला रहा है कि भारतीय पिस्टल निशानेबाज कौन है? समीर। समीर कैसे हैं? पिस्टल निशानेबाज हैं। इन्होंने क्या किया है? मिस्र के काहिरा में, मिस्र की राजधानी काहिरा में ये जो अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व चैंपियनशिप की जो है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में क्या किया है? रजत पदक जीत लिया। तो आपको याद रखना है कितने में जीता है? 25 मीटर जो है रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने ये मेडल जीता है। समीर ने पदक मैच में 23 हिट लगाए। 25 हिट के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले चीन के वांग शिवेन से जो है पीछे रहे। यानी वांग शिवेन को क्या मिला है? ये चीन के हैं, इनको स्वर्ण पदक दिया गया है, जिसने क्या किया था? 25 हिट लगाए थे। भारत ने मिस्र में चल रही ISSF चैंपियनशिप में अब तक कुल 14 पदक जो है जीते हैं, जिनमें से 5 स्वर्ण हैं, 3 रजत हैं और 6 कांस्य पदक हो जाते हैं। तो भारत ने मिस्र में अब तक कितने जो है मेडल जीते हुए हैं, पदक जीते हैं? तो आपको बताना है 14 पदक जीत लिए हैं। अच्छा, इसी जगह पे चलिए मैं अभी दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। कुछ जो है महिलाओं ने भी जो है इसमें कारनामा दिखाया है, तो उसके बारे में अगले जो है हम पॉइंट पर बात कर लेंगे। तो आपको इसमें इतना याद रखना है, समीर जी ने क्या किया है? जो है आपका सिल्वर मेडल जीत लिया है। किसमें? ISSF जो विश्व चैंपियनशिप है इसमें। नेक्स्ट आपको दिया है डिफेंस एक्सपो 2022। गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ 12वां डिफेंस एक्सपो। कौन सा? 12वें नंबर का डिफेंस एक्सपो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गुजरात के गांधीनगर में। इसकी थीम क्या है? तो आपको बताना है पाथ टू प्राइड। पाथ टू प्राइड इसकी थीम हो जाएगी और इसका आयोजन जो है गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण हो जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो जो घरेलू रक्षा आवश्यकताएं हैं इनको पूरा करना और जो भी अपने मित्र देश हैं इनकी जरूरतों को पूरा करना, यही डिफेंस एक्सपो का क्या हो जाएगा? आपका लक्ष्य हो जाएगा। ये विशेष रूप से भारतीय कंपनियों को प्रदर्शित करने वाला इस आयोजन का पहला संस्करण है। इसमें जो भी भारतीय कंपनियां होती हैं वो अपने कारनामे दिखाती हैं। डिफेंस एक्सपो की इतर भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता पे भी आयोजन किया गया। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अब ये रक्षा से संबंधित है तो रक्षा मंत्री। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपको ये याद रखना है। कौन से नंबर का है? 12वां। कहाँ पे आयोजन किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में। थीम क्या है? पाथ टू प्राइड। इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है भारती दास, ये हैं भारती दास जी। भारती दास
ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में जो है कार्यभार संभाल लिया है। तो जो सीजीए बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? सीजीए। सीजीए कौन बन गए हैं? सीएजी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सीजीए। सीजीए जो है भारती दास जी ने क्या किया है? कार्यभार अपना संभाल लिया है। ये जो है 27वें अधिकारी हैं जिन्होंने क्या किया है? ये कार्यभार संभाला है। इससे पहले दास ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। सीजीए क्या होता है? केंद्र सरकार के लेखांकन मामलों पर प्रधान सलाहकार होता है। कौन? सीजीए। और जो पहले सीजीए थे वो सीएस स्वामीनाथन जी थे, ये भी आपको याद रखना है। तो सीएस स्वामीनाथन जी ये पहले सीजीए थे। अब कौन बन गई हैं? भारती दास जी जो है सीजीए बन गई हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो दिया है, वन्य जीव बोर्ड ने दी मध्य प्रदेश में नए बाघ अभयारण्य या रिजर्व को मंजूरी। मध्य प्रदेश में क्या किया जाएगा? एक नया जो है बाघ अभयारण्य या रिजर्व जो है बनाया जाएगा। ये ऐसा जो है वन्य जीव बोर्ड ने मान्यता दे दी है, मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश वन्य बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पन्ना टाइगर रिजर्व यानी पीटीआर, पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए एक नए रिजर्व को क्या की है? मंजूरी दे दी है। जो भी पन्ना टाइगर रिजर्व में अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में सुना होगा कि इसमें बाघ लाए गए थे, जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा वो बाघ कहाँ से लाए गए थे। तो इसमें पीटीआर यानी पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उसको मंजूरी मिल गई है मध्य प्रदेश में। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि केन बेतवा नदियों को जोड़ने से क्या होता है, जो पीटीआर पन्ना टाइगर रिजर्व है इसका 1/4 भाग जो है वो जलमग्न हो जाता है, पानी में डूब जाता है। इसी के चलते जो है एक नए बाघ अभयारण्य की मंजूरी दे दी गई है। ये 39 वर्ग किलोमीटर का नया टाइगर रिजर्व होगा जिसे दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहा जाएगा। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जो नया टाइगर रिजर्व बनेगा, बाघ अभयारण्य बनेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? दुर्गावती टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और ये नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों में जो है स्थित होगा। आपको नए जो है टाइगर रिजर्व का नाम याद रखना है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व हो जाएगा। किसके लिए है? बाघों के संरक्षण के लिए है, क्योंकि इसमें जो है केन बेतवा नदी को जोड़ने से क्या होता है? 1/4 हिस्सा जो है जलमग्न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत और फ्रांस फिर से बने आईएसए अध्यक्ष। कल मैंने आप लोगों को आईएसए के बारे में बताया था। कल आईएसए के अध्यक्ष कौन बने थे? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आरके सिंह जी थे इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और जो है भारत ने इसकी क्या किया था? नई दिल्ली में जो है इसकी 5वीं सभा की अध्यक्षता की थी। लेकिन अब आज क्या बोला गया कि भारत और फ्रांस फिर से आईएसए के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। यानी भारत जो है अध्यक्ष होगा जबकि फ्रांस उसका क्या हो जाएगा? सह अध्यक्ष हो जाएगा। तो केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? आरके सिंह। इनको क्या किया गया है? जो है आईएसए का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि फ्रांस की कौन है? क्रिसोला जाचारोपोग्लू, इनको सह अध्यक्ष के रूप में जो है फिर से नियुक्त कर दिया गया। कल मैंने ये आप लोगों को बता दिया था कि इसकी 5वीं बैठक जो है 5वीं सभा का आयोजन हुआ है, दिल्ली में हुआ है, इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। लेकिन आज सह अध्यक्ष कौन हो गया है? फ्रांस हो गया है। इसका जो है मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। कल हमने इसके बारे में डिस्कशन अच्छे से किया था। नेक्स्ट जो फिर से देखिए आईएसएसएफ आ गया, यानी भारतीय जूनियर महिला टीम ने क्या किया? आईएसएस चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। महिलाओं ने क्या किया? स्वर्ण पदक जीता, जबकि अभी मैंने एक बताया था उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो भारतीय जूनियर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने क्या किया है? इसमें जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है। आपको याद रखना है भारतीय जूनियर महिला टीम ने क्या किया? स्वर्ण पदक जीता है। कौन से उसमें? तो आपको बताना है 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है इन्होंने जीता हुआ है। इस टीम में कौन कौन था? तो आपको याद रखना है
इसमें जो है किसने जीत लिया है, तो आपको याद रखना है कि जो है इस टीम में ईसा सिंह, शिखा नरवाल और वर्षा सिंह, ये लोग जो है इसमें शामिल थे। तो ये भी आपको याद रखना है। 10 मीटर है। इन्होंने वर्तमान में 15 पदक जो है इसमें जीत लिए हैं। 6 स्वर्ण हैं, 3 रजत हैं और 6 कांस्य पदक, जो कि दूसरे नंबर पर जो है इनका स्थान रहा है। 32 पदकों के साथ कौन स्थान पर रहा है शीर्ष पर, तो चीन जो है ISS भारतीय जूनियर महिला में जो है चीन जो है सबसे शीर्ष पर रहने वाला है। नेक्स्ट में यहीं से आया हुआ है कि जेवलिन थ्रोअर DP मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में जीता स्वर्ण पदक। कल मैंने आप लोगों को एक और बताया था कि नेशनल ओपन एथलेटिक्स के बारे में मैंने कल बताया था। आप लोग बताइएगा कि जो है वो मैंने कल किसके बारे में बताया था। ज्योति, आगे आप लोग नाम बताइएगा, मैं इतना बता दे रहा हूँ कौन से खिलाड़ी थे। भारतीय जेवलिन थ्रोअर हैं DP मनु। इनको क्या किया गया है, बेंगलुरु में जो नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है, इसमें जो है इन्होंने क्या किया है, 81.2 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पुरुषों की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। कल जो महिला थी उन्होंने लगभग 13 सेकंड में क्या किया था, 100 मीटर जो है रेस को कवर कर लिया था। आपको बताना है उनका पूरा नाम क्या है। अन्य एथलीट फाइनल में 80 मीटर का आंकड़ा पार नहीं किया, मतलब और किसी ने भी जो है 80 मीटर का भी आंकड़ा जो है पार नहीं किया, जबकि इन्होंने कितना किया था, DP मनु जी ने 81.23। पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन रोहित यादव ने 79.80 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास से जो है रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक किसने जीता है, जेवलिन थ्रोअर DP मनु ने, जबकि जो है सिल्वर मेडल किसने जीता, रोहित यादव ने जीता है। मनु ने अक्टूबर 2022 में गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में भी क्या किया था, स्वर्ण पदक जीता था। ये भी आपको याद रखना कि 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था गुजरात में, उसमें भी जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया था। नेक्स्ट आपको याद रखना कि प्रधानमंत्री 19 अक्टूबर को गुजरात में इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। तो इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कौन करेंगे, तो ये हो जाएंगे आपके प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे। गुजरात के राजकोट में 3 दिवसीय जो इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव है, इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसका आयोजन कौन करेगा, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री जो हैं ये करेंगे। और इसका उद्देश्य क्या होता है इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का, कि जो भी शहरी मिशनों की उपलब्धियों के साथ साथ प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के सफल कार्यान्वयन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम कार्यों का प्रदर्शन करना। यानी जो भी क्या किया गया है, शहरी मिशनों में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं उनको, और जो भी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है इसमें भी जो इन्होंने सफलता हासिल की है, उसी को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा क्या करना, जो भी अपनाए गए सर्वोत्तम कार्य हैं उन्हीं सर्वोत्तम कार्यों को प्रदर्शित करना, यही इसका उद्देश्य हो जाता है। तो इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन जो है कहाँ किया जाएगा, तो गुजरात में जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा, यानी किया गया है। आपको इतना याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आप लोगों की जो है इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसे लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।